इस ग्लोब पर 190 से ज्यादा देश हैं, हजारों शहर हैं और हर रोज लाखों खबरें हैं। लेकिन आपका समय बहुत कीमती है और मैं इसे बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ खबर नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह भी। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग द ग्लोब विद मी लवीना राज। और आज जब हम इस ग्लोब की बात कर रहे हैं तो हमारी नजर यहाँ ईरान की तरफ रहने वाली है। एक ऐसा देश जिसका इस वक्त अगर आप नाम सुनते हैं तो आपके सामने क्या आता है? न्यूक्लियर टेंशन, सैंक्शंस और शायद अमेरिका के साथ टकराव की तस्वीरें। लेकिन ये कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी यही ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। जो तेहरान की सड़कें हैं वहां पर वेस्टर्न कल्चर दिखाई देता था, यानी अमेरिका और ईरान एक साथ खड़े होते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो पूरी दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई? लेट्स ब्रेक दिस डाउन फॉर यू। आज हम समझेंगे पहला पॉइंट, ईरान आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा, अमेरिका और ईरान की दोस्ती की आखिर हिस्ट्री क्या कहती है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगी 1979 की वो क्रांति कौन सी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर बात होगी न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स की, जो आज के संदर्भ में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और फिर पांचवा सबसे जरूरी पॉइंट कि आपको ये युद्ध कैसे इफेक्ट कर रहा है। और जब मैं आपको कह रही हूं मतलब कि भारत को या भारतीयों को, और आपको इस युद्ध के बारे में इन्फॉर्म्ड आखिर इस वक्त क्यों होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद ईरान। कहते हैं कि किसी मुल्क को अगर आपको समझना है तो सिर्फ उसकी सरहदों को मत देखिए, उसकी सदियों पुरानी कहानी को पढ़िए। और ये वही जमीन है जहां बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी हैं और तपते हुए रेगिस्तान भी हैं, जहां सदियों पुराने बाजार भी नजर आते हैं, खूबसूरत मस्जिदें हैं, शायरी है, कला है और एक ऐसी तहजीब है जिसने दुनिया के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ दी। दरअसल जिस देश को आज हम ईरान कहते हैं, दुनिया ने उसे सदियों तक एक और नाम से जाना, फारस, पर्शिया। अब देखिए, जिस ईरान की आज हम बात कर रहे हैं, इसका पुराना नाम जब मैं आपको बताती हूँ तो उसकी तहजीब को भी आपको समझना होगा। क्योंकि आज ये जो इस मैप पर आपको ईरान नज़र आ रहा है, इसकी आबादी 9 करोड़ लगभग बताई जाती है और इनमें से भी जो 7 करोड़ से ज़्यादा हैं वो शिया मुसलमान हैं। लेकिन इस आबादी की पहचान सिर्फ एक धर्म से पहले नहीं हुआ करती थी, बल्कि इसके पीछे हज़ारों साल की संस्कृति, भाषा और इतिहास है। ईरान कभी फारस यानी कि पर्शिया कहलाता था और यहाँ रहने वाले जो लोग थे वो पर्शियन थे, जिनकी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, अपना पहनावा और अपनी परंपराएं थी। अब आज भी ईरान की जो मुख्य भाषा है वो अरबिक नहीं है, बल्कि पर्शियन यानी कि फारसी है। और इसी फारस की जो कहानी है उसका एक छोटा सा हिस्सा भारत से भी जुड़ता है। जब सदियों पहले फारस में बड़े धार्मिक और राजनीतिक बदलाव आए तो वहाँ के कुछ लोग अपनी पुरानी आस्था और संस्कृति को बचाने के लिए भारत आ गए। अब भारत में क्या हुआ, इन्हें एक नाम से जाना गया और वो आई एम श्योर आपने पहले जरूर सुना होगा, वो था पारसी। यानी कि जो पारसी समुदाय की जड़ें अगर कहा जा सकता है तो वो इसी पुराने फारस से कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आती हैं। अब उदाहरण के लिए इस छोटे से समुदाय ने भारत को वैसे तो कई बड़े नाम दिए हैं, लेकिन इसी में एक रतन टाटा का नाम भी शामिल है जिसने आपने जरूर सुना होगा। खैर देखिए, फिर ये जो पूरा वक्त था वो 7वीं सदी में पहुंचा और फिर इतिहास बदल गया। जो अरब मुस्लिम आर्मीज थे उन्होंने पर्शियन एम्पायर को हराया और धीरे धीरे इस्लाम इस जमीन पर उसके बाद फैलने लगा। ईरान ने उस वक्त इस्लाम को तो अपना लिया, लेकिन अपनी जो पर्शियन पहचान थी उसको छोड़ा नहीं। और इसीलिए कई सदियों तक ईरान में अलग अलग इस्लामिक ट्रेडिशंस मौजूद रहे। और फिर 1500 के आसपास सफाविद कन्वर्जन ऑफ ईरान टू शिया इस्लाम, ये वो दौर था जिसमें शिया इस्लाम को राज्य की पहचान बनाया गया। और यही फिर वो फैसला था जिसने ईरान को अपने आसपास के जो कई सुन्नी अरब देश थे उनसे अलग पहचान दे दी। लेकिन किसी देश की ताकत सिर्फ उसके इतिहास से तय नहीं होती, कई बार जो उसका भूगोल है वो भी उसकी किस्मत लिखता है। ये बहुत जरूरी होगा आज की इस कहानी के लिए जानना। और ईरान की कहानी में भी कुछ यही हुआ। जिस जमीन ने हजारों साल पुरानी पर्शियन सभ्यता को जन्म दिया, वही जमीन दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसने इसे हमेशा बड़ी ताकतों की नजर में रखा। और इसी में एक है पर्शियन गल्फ, जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। अब आप नाम भी सुनिए, पर्शियन यानी कि वही पर्शिया जो मैंने आपको पहले समझाया। एक तरह से इस समुद्र का एक हिस्सा है जिसे हम खाड़ी यानी कि गल्फ कहते हैं। अब गल्फ का मतलब एक ऐसा समुद्री इलाका जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हो और एक तरफ से बड़े समुद्र से जुड़ा हुआ हो। अब ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी मौजूद है, यानी कि जिसे हम पर्शियन गल्फ कहते हैं,
और ये कोई देश नहीं है बल्कि समुद्र का एक हिस्सा है, जैसा मैंने आपको समझाया, जिसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ जो अरबिक कंट्रीज हैं वो हैं। अब इसके किनारे कौन कौन से देश हैं, एक बार फिर से मैं ग्लोब के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम यहाँ ईरान देखते हैं तो यहीं पर मुझे इससे लगता हुआ उधर यानी कि दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया नज़र आता है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर है, कुवैत, बहरीन और इराक भी है। अब सदियों से पहले अगर ये रास्ता समझा जाए तो व्यापार और सभ्यताओं को जोड़ा करता था, लेकिन आधुनिक दौर में इसकी सबसे बड़ी पहचान बनी तेल, क्योंकि इसी इलाके के आसपास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व में से कई सारे मौजूद हैं, ये कहा जाता है। और इस फारस की खाड़ी का दुनिया से जो जोड़ने वाला एक छोटा सा रास्ता है उसको आपको समझना चाहिए, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त दुनिया में छिड़ी हुई है। अब देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो दुनिया का है तो छोटा सा रास्ता, लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। ये बात 1901 की है, जब एक ब्रिटिश बिजनेसमैन हुए विलियम नॉक्स डीआरसी, जिनका नाम था, उन्हें लगा कि फारस की जमीन के नीचे कुछ तो ऐसा छिपा है जो आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बनने वाला है। अब उन्होंने क्या किया, पर्शिया में तेल खोजने के अधिकारों को हासिल किया और फिर उन्हें अधिकार मिले भी। फिर 1908 में यानी कि 1908 में दक्षिण पश्चिम पर्शिया में जमीन के नीचे से जब ये अधिकार प्राप्त हुए, जब खुदाई हुई, तो इस जमीन के नीचे से वो निकला जिसने आने वाली पूरी की पूरी सदी की राजनीति को बदल कर रख दिया, और वो यही तेल था। उस दिन देखिए, सिर्फ जमीन से तेल नहीं निकला था, बल्कि उस दिन दुनिया के नक्शे पर ये जो पर्शिया था, जो अब ईरान है, उसकी अहमियत एक नए तरीके से लिख दी गई थी। इनफैक्ट इस पर एक किताब है, द प्राइज द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल, मनी एंड पावर बाय डैनियल यर्गिन की, जिसमें ऑयल पॉलिटिक्स को समझाने के लिए बहुत फेमस इसे माना जाता है। आप उसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे 20वीं सदी में ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं रहा, बल्कि जो ताकत थी, पावर थी, उसका सोर्स बन गया। अब इसी समय बनी एक एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो कि आगे चलकर दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों में शामिल हो गई। हो सकता है कि इसका नाम आपने पहले भी सुना हो, लेकिन तेल मिल जाना कहानी का पहला हिस्सा हो सकता है। असली सवाल ये था कि अब ये तेल जो मिल गया है वो दुनिया तक पहुंचेगा कैसे, और यहीं पर वापस आते हैं पर्शियन गल्फ पर। इस खाड़ी से देखिए बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता, जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी अगर पर्शियन गल्फ को आप ऊर्जा का खजाना कहेंगे तो हॉर्मुज उस खजाने का दरवाजा हो सकता है। और जब किसी जगह पर दुनिया की जरूरत छिपी हो तो दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर भी वहीं पर पहुंच जाती है, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहीं से ईरान की कहानी में जो बाहरी ताकतें थी उनका प्रभाव बढ़ता गया। हर किसी को लगता था कि ये तेल हमारी जरूरत हो सकती है और हम इसको कैसे ले सकते हैं, और आगे चलकर इसी कहानी में एक नया किरदार आ गया, और वो था अमेरिका। देखिए, अमेरिका और ईरान की दोस्ती को अब आपको समझना है तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे भी लेकर चलूंगी। वैसे तो अगर ग्लोब के जरिए आप समझेंगे तो ईरान और यहाँ से फिर अमेरिका की दूरी 10,000 किलोमीटर मानी जाती है, यानी कि बहुत करीब नहीं है। दोनों देश आज एक दूसरे के जानी दुश्मन जरूर आपको नजर आते होंगे, लेकिन अमेरिका और ईरान की इक्वेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, और ये पीछे होगा 20वीं सदी के आसपास, जब ईरान में तेल मिलने के बाद, चूंकि ईरान सिर्फ एक पुरानी सभ्यता वाला देश नहीं रह गया था जिसका रिच कल्चर हो, बल्कि अभी दुनिया की एक बड़ी ताकतों के लिए एक स्ट्रेटेजिक जगह बन चुका था। अभी वो दौर था जहां सत्ता थी पहलवी परिवार के हाथों में, और यहीं पर पहले आए रेजा शाह पहलवी। पहलवी देखिए एक ऐसा ईरान बनाना चाहते थे जो मॉडर्न हो, ताकतवर हो, और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ कदम मिलाकर चल ले। उन्हीं के दौर में ईरान में बड़े बदलाव शुरू हुए। उस वक्त शहर बदलने लगे, एजुकेशन पर जोर दिया जाने लगा, महिलाओं की भूमिका बढ़ने लगी, और फिर सेना को मजबूत किया गया। और इसी में आया 1935। रेजा शाह ने दुनिया से कहा कि अब इंटरनेशनल लेवल पर इस देश को उस नाम से पुकारा जाए जिससे यहाँ के लोग इसे सदियों से जानते थे, और वो नाम था ईरान, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, यानी कि उस मुल्क को जिसको पहले पर्शिया कहा जाता था। अब इसी पर एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं, साइरस घनी, अपनी किताब ईरान एंड द राइज ऑफ रेजा शाह फ्रॉम कजर कोलैप्स टू पहलवी पार, इसमें वो बताते हैं कि रेजा शाह का दौर पुराने कजर जो ईरान है उससे मॉडर्न स्टेट बनने की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ था। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि बदलाव हो रहे थे, और हर बड़े बदलाव की अपनी कीमत भी होती है, जहां एक तरफ ईरान बहुत तेजी से मॉडर्न बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेजा शाह के शासन का जो तरीका था उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। और फिर दूसरा विश्व युद्ध आया।
दुनिया बदल गई थी, ईरान की राजनीति बदल चुकी थी और यहीं पर जो सत्ता थी वो पहुंच जाती है रेजा शाह के बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी के हाथों में। और यही वो दौर था जहां ईरान और अमेरिका की कहानी सच में शुरू होती है। लेकिन इस दोस्ती की एक और बड़ी वजह बनी वही चीज जिसने पर्शियन गल्फ को दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बना दिया था, और वो थी तेल की जरूरत। देखिए, ऑयल की लड़ाई को अगर आपको समझना है तो आपको मेरे साथ साल 1951 में यहाँ पर जाना होगा। ईरान की कहानी में साल 1951 में ही जो हिस्ट्री बताती है, जब आप किताबें पढ़ेंगे तो मालूम चलता है कि एक नया किरदार आता है, मोहम्मद मोसादेक, जो ईरान के उस वक्त प्रधानमंत्री बने। उनका मानना था कि ईरान का तेल ईरान के लोगों के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने ईरान की जो ऑयल इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि जो तेल लंबे समय से फॉरेन इन्फ्लुएंस में था उस पर अब ईरान को समझ में आ गया कि अपना अधिकार जताना होगा। फिर क्या हुआ, जब ये फैसला हुआ तो ब्रिटेन और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई। अब चूंकि ये कोल्ड वॉर का भी दौर था, अमेरिका को इस बात का डर था कि ईरान कहीं ये जो सोवियत यूनियन है, सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं, उसके करीब ना चला जाए। और फिर 1953 में एक ऐसा पॉलिटिकल ऑपरेशन हुआ जिसने आने वाले दशकों के लिए ईरान अमेरिका के रिश्तों पर सीधा सीधा असर डाला। एक किताब है ऑल द शाहज़ मैन, जिसमें इसका रेफरेंस भी मिलता है, आप उस किताब को पढ़ भी सकते हैं। उसमें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया गया है कि अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन को सपोर्ट किया जिसके बाद ये जो मोसादे थे उनको सत्ता से हटना पड़ा और शाह की ताकत यहीं से और ज़्यादा बढ़ गई। और इसके बाद शाह और अमेरिका की नज़दीकियाँ लगातार बढ़ती चली गई। अमेरिका को ईरान में मिला एक मजबूत साथी, लेकिन शाह को क्या मिला? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सीधा सीधा सपोर्ट। अब 1960 और 70 के दशक का जो ईरान था वो आज के ईरान से बहुत अलग दिखाई देता था, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन चूंकि बाहर से दिखती हुई इस चमक के पीछे अंदर एक नाराजगी भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी, और यही नाराजगी आगे चलकर 1979 में एक ऐसा रूप लेगी जिससे अमेरिका और ईरान की दोस्ती हमेशा के लिए बदल जाएगी। शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं था। 1979 की वो क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, इतिहास में कुछ साल सिर्फ कैलेंडर पर नहीं गुजरते, वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। अब ईरान के लिए ऐसा ही एक साल था 1979। एक तरफ थे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, जिनके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार जो अमेरिका था, सुपर पावर, उसका समर्थन था। और दूसरी तरफ बढ़ रही थी एक ऐसी आवाज जो ईरान की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। और वो आवाज आप जानते हैं किसकी थी? ये आवाज थी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की। अब खुमैनी एक शिया रिलीजियस लीडर थे जो लंबे समय से शाह के शासन के आलोचक रहे। उनका ये मानना था कि ईरान को पश्चिमी प्रभाव से दूर होकर इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर चलना चाहिए। शाह ने उन्हें ईरान से निर्वासित कर दिया था, लेकिन अब एग्जाइल में रहते हुए भी उनके विचार ईरान के अंदर लगातार पहुंच रहे थे और धीरे धीरे अलग वर्गों की नाराजगी एक बड़े आंदोलन में तब्दील होने लगी थी। सड़कों पर उस वक्त प्रदर्शन बढ़ने लगे और शाह की पकड़ अब ऐसा लग रहा था कि कमजोर होने लगी है। और फिर जनवरी 1979 शाह ईरान छोड़कर चले गए और इसी के एक महीने के बाद फरवरी 1979 जब खुमैनी सालों के निर्वासन के बाद आखिरकार ईरान लौट गए। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए लाखों लोग उस वक्त वहां पर पहुंचे। और ये सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं थी, बल्कि ये ईरान के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब कुछ ही महीनों में ईरान की हजारों साल पुरानी ये जो परंपरा थी वहां पर खत्म हो गई और फिर बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यहीं से जिस ईरान को अमेरिका अपने सबसे करीबी साथियों में गिनता था, वही ईरान अब अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देने लगा था। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच का जो रिश्ता था वो पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच दूरी तो बनी थी, लेकिन दुश्मनी जैसा कुछ नहीं हुआ था। दुश्मनी की असली शुरुआत हुई कुछ महीनों के बाद एक ऐसी घटना से जिसने पूरी दुनिया को उस वक्त चौंका कर रख दिया। यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस, 444 दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अब शाह देश छोड़ चुके थे और खुमैनी के नेतृत्व में एक नई सरकार यहाँ आ चुकी थी। लेकिन ईरान के लोगों के मन में अमेरिका को लेकर एक बड़ी पुरानी नाराजगी थी। उन्हें लगता था कि अमेरिका ने लंबे समय तक शाह का साथ दिया और ईरान के अंदर अपना जो प्रभाव था उसको बनाए रखा। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। बीमार शाह इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे। ईरान में कुछ लोगों को ये लगा कि क्या अमेरिका एक बार फिर से शाह को वापस लाने की कोशिश तो नहीं करेगा। और फिर 4 नवंबर 1979 कुछ ईरानियन ऐसे स्टूडेंट्स थे तेहरान में
जो उस वक्त वहीं तेहरान में मौजूद थे, जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसी थी उसमें अंदर वो घुस गए और वहां मौजूद जो अमेरिकन नागरिक थे उनको बंधक बना लिया। और ये जो संकट था वो 1-2 दिन तक नहीं चला, बल्कि 52 अमेरिकन को 444 दिनों तक इसी तरह बंधक बनाकर रखा गया। दुनिया हर दिन देख रही थी कि अमेरिका और नए ईरान के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आखिरकार बंधकों को छोड़ दिया गया। लेकिन तब तक एक चीज अब टूट चुकी थी और वो भरोसा था। अब सोचिए, जो दो देश कभी दोस्त हुआ करते थे अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे थे। रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके थे। लेकिन 1979 सिर्फ शुरुआत थी। अब आने वाले सालों में न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस और मिडिल ईस्ट की जो राजनीति थी उसने इस दूरी को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब समझिए न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट की ये पावर पॉलिटिक्स। दरअसल 1979 के बाद भरोसा तो टूट ही चुका था, रिश्ते खत्म हो ही गए थे। लेकिन सवाल ये था कि 4 दशक के बाद भी अमेरिका और ईरान आमने सामने क्यों खड़े हैं। अब अगर आपको ये समझना है तो इसकी कहानी 2 चीजों के आसपास हमेशा घूमती हुई नजर आएगी, परमाणु ताकत और मिडिल ईस्ट में प्रभाव की लड़ाई। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बिजली बनाने और शांतिपूर्ण जो जरूरतें हैं उसके लिए है। लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को ये डर रहा है हमेशा कि कहीं ईरान इस तकनीक का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तो नहीं करेगा। अब थोड़ा पीछे अगर आप जाएंगे तो दिलचस्प बात यह आपको मालूम चलेगी कि ईरान का न्यूक्लियर सफर अमेरिका की मदद से ही शुरू हुआ था। दरअसल 1950 के दशक में अमेरिका ने एटॉम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू किया था। अब इसी के तहत कई देशों को पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई थी और उस समय शाह का ईरान अमेरिका का दोस्त था, ये भी नहीं भूलना होगा। और ईरान ने यहां से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन अब रिवॉल्यूशन के बाद जो 1979 की क्रांति थी उसके बाद वही टेक्नोलॉजी शक की वजह यहां पर बन गई। दोस्ती भी चूंकि अब खत्म हो चुकी थी, भरोसा भी नहीं रहा था। और ये जो न्यूक्लियर डील थी वो सालों के तनाव के बाद 2015 में एक समझौता हुआ जिसे ईरान न्यूक्लियर डील या JCPOA कहा जाता है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ सीमाएं स्वीकार की और बदले में सैंक्शंस में राहत की बात हुई। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया और तनाव फिर से बढ़ गया। और इसीलिए जो मिडिल ईस्ट पावर पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी नहीं है, ये उस इलाके में प्रभाव की भी लड़ाई है जहां पर ईरान में मौजूद है इस पूरे क्षेत्र में जो अलग अलग ताकतें जो अपना प्रभाव हमेशा से बढ़ाना चाहती हैं। अब चूंकि ईरान और इजराइल का एक एंगल है, जब आप ग्लोब को स्टडी करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, ये हर कोई जानता है। इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो उसका क्षेत्रीय प्रभाव है उससे भी खतरा महसूस होता रहा है। रीजनल इन्फ्लुएंस ईरान ने चूंकि मिडिल ईस्ट में अलग अलग ग्रुप्स और जो एलाइज है उसके जरिए अपना प्रभाव बढ़ाया है, ये हर कोई जानता है। वहीं अमेरिका के इस इलाके में अपने पुराने कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो उसके रहे हैं। यानी आज की जो लड़ाई है वो सिर्फ 2 देशों की नहीं है, बल्कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एनर्जी, सिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस और पावर बैलेंस की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती थी, सवाल आपके मन में होगा कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई है, तेहरान और वॉशिंगटन की लड़ाई है, तो फिर इससे भारत का आखिर क्या लेना देना है? आपको इससे क्यों फर्क होना चाहिए और क्यों आपको इन्फॉर्म्ड इसके बारे में होना चाहिए? तो देखिए, फिर से आप समझिए, क्योंकि दुनिया के नक्शे की जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपको ज़रूर इंडिया और ईरान में दूरियाँ दिखेंगी, लेकिन देशों के हित अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है ऊर्जा, ऑयल। भारत दुनिया के बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए तेल और गैस बेहद ज़रूरी है। और जब पर्शियन गल्फ जैसे जो अहम इलाके हैं उसमें तनाव बढ़ता है तो दुनिया के एनर्जी मार्केट्स पर सीधा सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है, पड़ भी रहा है। और एनर्जी प्राइसेस का असर सिर्फ सरकारों पर नहीं होता, आम लोगों की जिंदगी पर भी सीधा सीधा दिखाई दे सकता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको जिस छोटे से रास्ते के बारे में मैंने बताया, मतलब कहने को रास्ता छोटा है लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़ा है। इस रास्ते में कोई भी बड़ा तनाव ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई को सीधे सीधे प्रभावित कर सकता है। और जब तमाम सैंक्शंस की बात सामने आई उस वक्त भी ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहे थे। अब भारतीय लोग इस इलाके से, भारत का रिश्ता देखिए सिर्फ तेल का नहीं है, अगर हम वहां हॉर्मुज या ईरान की बात करेंगे, लोगों का भी है। वेस्ट एशिया के देशों में लाखों भारतीय रहते हैं और काम करते हैं।
इसीलिए इस क्षेत्र की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है डिप्लोमेसी। भारत की चुनौती ये भी रही है कि उसे अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्तों में संतुलन रखना पड़ता है। एक तरफ अमेरिका जैसे बड़े पार्टनर हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे पुराने संबंध भी हैं। कूटनीति में हमेशा दोस्ती और दूरी दोनों को समझकर जरूर चलना पड़ता है और हमारी सरकार सक्षम है, वो ऐसा कर भी रही है। तो देखिए, ईरान की कहानी जो मैंने आपको बताई वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये कहानी इतिहास की है, तेल की है, ताकत की है और उन फैसलों की है जिसका असर सीधे सीधे सीमाओं से आगे बढ़कर बहुत दूर तक जाता है। क्योंकि दुनिया के नक्शे पर कोई भी देश अकेला नहीं होता। एक जगह लिया गया फैसला हजारों किलोमीटर दूर किसी और की जिंदगी को भी बदल सकता है।